Our topic is anal fissures. So anal fissures are basically the word anal describes us the part or the organ which is the anus, and the fissures are describing us the meaning of tear. So basically anal fissures is the tear in the lining of the lower rectum or anal canal. What are the anal fissures? These are the tear in the lining of the lower rectum or anal canal. अब अगर हम बात करें कि जो एनल फिशर्स होते हैं, ठीक है, ये होते कैसे हैं, इन पे बात करेंगे, सिम्टम्स पे बात करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव्स पे बात करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम सारा जो है वो गो थ्रू करेंगे एनल फिशर्स के टॉपिक को। तो यहाँ तक हमें पता चला है कि एनल फिशर्स क्या हैं। ये टियर हो जाता है लाइनिंग में, जो लाइनिंग बेसिकली यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि जो हमारा म्यूकोज़ा होता है, म्यूकोज़ल जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, म्यूकोज़ल लाइनिंग वो क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी वहाँ पे जब टियर आएगा। सो बेसिकली अ टियर इन द लाइनिंग और अ थिन मॉइस्ट टिश्यू म्यूकोज़ा डेट लाइन्स द एनस इज़ कॉल्ड द एनल फिशर्स। ठीक है, टियर इन द लाइनिंग थिन मोस्ट टिश्यू म्यूकोज़ा दैट इज़ म्यूकोज़ा दैट लाइन्स द एनस। ठीक है, वहाँ पे जब टियर आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये एनल फिशर्स हैं। अब बेसिकली जो इसका देखें कि एनल फिशर्स होते क्यों हैं, या इसकी पहले सबसे पहले टाइप्स देखते हैं कि एनल फिशर्स को हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, जिसको हम बोलते हैं कि एक्यूट या फिर क्रॉनिक। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स आती हैं, एक्यूट और नंबर 2 पे है क्रॉनिक। तो जब एक्यूट एनल फिशर्स की बात करें तो जो एक्यूट एनल फिशर्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। और ऑन द अदर हैंड क्रॉनिक क्या होंगे, ये लॉन्ग टर्म होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है एक्यूट, फिर है क्रॉनिक। एक्यूट जो एनल फिशर्स होंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे और जो क्रॉनिक होंगे वो लॉन्ग टर्म में होंगे। अब बेसिकली होता क्या है कि एक्यूट में व्हेन द टियर हील्स विद होम ट्रीटमेंट और आफ्टर अ फ्यू डेज और वीक्स ऑफ द ट्रीटमेंट और द हैपनिंग ऑफ द या फिर ऑनसेट ऑफ द एनल फिशर्स, तो उसे क्या बोलेंगे, ये एक्यूट में आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि अगर जो वूंड है, जो टियर हुआ है, वो हील हो जाता है किसी भी होम रेमेडी से, होम ट्रीटमेंट से, या फिर और विद इन फ्यू डेज़ या फिर वीक्स में। ठीक है, अगर वो हील हो जाता है, यानी कि 4 to 5 वीक्स में अगर जो टियर है वो हील हो जाता है, तो वो किस में आएगा, वो शॉर्ट टर्म में आएगा। यानी कि जो उसका ऑनसेट था, उसकी जो ड्यूरेशन थी, ऑनसेट उसका एक्यूट था लेकिन जो उसकी ड्यूरेशन थी वो क्या है, वो लॉन्ग है। उसकी जो ड्यूरेशन जो है उसकी शॉर्ट जा रही है, तो वो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म होगा। और अगर हम बात करें कि क्रॉनिक एनल फिशर्स की, तो उसमें क्या होगा, व्हेन द वूंड या फिर टियर हैज़ नॉट हील्ड आफ्टर 8 to 12 वीक्स। अगर जो टियर है वो 8 से 12 हफ्तों में, 8 to 12 वीक्स में हील नहीं होता है, तो वो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे कि ये क्रॉनिक या फिर लॉन्ग टर्म जो है वो एनल फिशर है। तो इस तरह से जो है वो हम जनरलाइजली किसको करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एनल फिशर्स को इनटू एक्यूट और शॉर्ट टर्म एनल फिशर्स एंड क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म एनल फिशर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेज़ इसके कि एनल फिशर्स जो हैं वो होते किस वजह से हैं, क्या कॉज होता है बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ एनल फिशर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 इज़ द इंजरी विद द पैसेज ऑफ लार्ज स्टूल। पासिंग लार्ज स्टूल। तो जब क्या होता है कि हम जब पेशेंट जो होता है या पर्सन जो होगा, ठीक है, वो क्या है कि वो लार्ज स्टूल जो है वो उसका पास कर रहा है। लार्ज स्टूल का मतलब ये है कि अगर पेशेंट जो है वो डेफिकेशन उसकी जो है वो अकर हो रही है
आफ्टर 2 to 3 days, तो उसमें क्या होगा कि बोवल जो होगा वो क्या होगा, बोवल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी डाइट्री इंटेक तो उसकी प्रॉपर हो रही है, लेकिन उसकी डेफिकेशन नहीं थी हो रही। तो डेफिकेशन जब वो करेगा तो क्या होगा, लार्ज बोवल या फिर जो लार्ज स्टूल होगा उसकी क्या होगा, वो पैसेज होगा। तो इसे बोलेंगे, सबसे पहला कॉज क्या आएगा कि इंजरी विद द पैसेज ऑफ द लार्ज स्टूल। नंबर सेकेंड कॉज विल बी कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन कॉज क्यों होगा, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसमें क्या होगा कि जो पर्सन होता है उसमें क्या होगा कि जो उसकी डाइटरी इंटेक होगी वो हाई फाइबर डाइट नहीं होगी और वाटर इंटेक उसकी कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उसका स्टूल होगा वो हार्डन होगा। इन द केस ऑफ हार्डन स्टूल द टीयर विल बी हैपन व्हेन द पर्सन डेफिकेट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा सेकेंड कॉज इज़ द कॉन्स्टिपेशन। Number third cause is the repeated diarrhea. Repeated diarrhea. Now, why is the repeated diarrhea? Because when the patient or the person goes to the toilet again and again, or have the urgency or frequency to defecate, then what will happen? The anal tear will be occur. ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट रीजंस आ सकते हैं इस टीयर के या एनल फिशर्स होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द स्ट्रेनिंग ऑफ द एनल मसल्स, ठीक है। Number second is the excessive passage of the stool, whether it is a softened stool or the watery stool, but it is the repeated or excessive passage. So what will happen there? The tear will be occur, which leads to anal fissures. The next cause will be childbirth. Childbirth में क्या होगा कि if the female is delivering her baby normally, then what will happen, that the force she is applying to push the baby out leads to the tear in the anal fissures. And most of the cases it is not only the anal fissures, these are also the vaginal tears that will happen during the childbirth because of the increased abdominal pressure and increased stretching and straining of the muscles. All right, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉज है वो है रेक्टल एग्जामिनेशन. As we have discussed in our topic of peritonitis, we discussed about the colonoscopy that can cause peritonitis. In the same case, if we are doing rectal examination, then what will happen, that the rectal examination, we know that we are using the spatulas and the different instruments to open up the structure or the lining. So what will happen, a tear can be happen at the anus or any rectal area, lower rectum area, ठीक है, which will lead to anal fissures. एक और जो कॉज हमारे पास आता है वो क्या होता है कि क्रोन्स डिज़ीज़ में भी जो है वो क्या होता है कि एनल फिशर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो टेम्प्रेरी बोवल मूवमेंट जो होती है वो टेम्प्रेरीली ब्लॉक होती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एनल फिशर्स जो हैं वो कॉज हो सकते हैं. सो हेयर वी हैव द कॉजेज़ ऑफ एनल फिशर्स. These are passing injury due to the passing of the large stool, constipation, repeated diarrhea, childbirth, rectal examination, and Crohn's disease. Then we will discuss about the symptoms. So what are the symptoms? Pain during and following bowel movements. ठीक है, pain during and following bowel movements. Number 1 is pain during and following bowel movements. Number 2 is bleeding as a result of tear and the excessive or large passage of the large passage of the bowel leads to bleeding due to the tear present in the anal or the lower rectum area. Itching, malodorous discharge,
bright red blood, and visible crack around the skin. Visible crack around the skin. So these are the major symptoms that we will look after in the anal fissures: pain during and following bowel movements, pain during and following bowel movements, bleeding, itching, malodorous discharge, bright red blood, visible cracks around the skin. Risk factors of anal fissures. रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर हमारे पास एनल फिशर का क्या क्या आएगा, या कौन से पर्सन्स जो हैं वो एट रिस्क होंगे ऑफ डेवलपिंग एनल फिशर्स. नंबर 1 इज़ constipation. If a person has chronic constipation, childbirth, Crohn's disease, inflammatory bowel disease, in which what happens that the inflammation of the bowel leads to chronic disease, in which ulcers of the lining of the colon develops, which leads to serious complications. So these are the basic risk factors which are constipation, childbirth, and Crohn's disease. So if we talk about the treatment of anal fissures, treatment number 1 is avoid bulk stool. Avoid bulk stool. Number 2 is avoid sharp food that may not digest well. Avoid sharp food that may not digest well. Increase water intake. Stool softeners. Stool softener. Laxatives. Sitz bath. Medication. Which involve topical anesthetics, nitroglycerin, calcium blockers, because nitroglycerin and calcium channel blockers relax the internal sphincters, which will expand the blood vessel and increase the flow of blood. So medication involves topical anesthetics, topical anesthetic. Number 2 is nitroglycerin. And number 3 is calcium channel blocker, because nitroglycerin and calcium channel blocker relax the internal sphincter,
which results in the expansion of the blood vessel and increased flow of blood. So this is the basic treatment to deal with anal fissures. Here we have discussed about the definition, causes, symptoms, risk factors, treatment of anal fissures. Another thing we will discuss about anal fissures is the complication. Complication. Complication involves failure to heal. If what happens that we have discussed about the acute and the chronic types of anal fissures. So what happens when we have the failure to heal the tear within 8 weeks, it will lead to chronic anal fissures. So number 1 complication is failure to heal. Failure to heal. Number 2 is recurrence. And number 3 complication is a tear that extends to surrounding muscle. Tear that extends to surrounding muscle. So these are the basic complications of anal fissures. We have discussed about the failure to heal within 8 weeks. Number 2 is recurrence, the repeated occurrence of anal fissures or the tear. And number 3 is a tear that extends to surrounding muscles, which means that the tear is becoming more chronic and more deeper and involving the surrounding muscles and the skin. So this is the topic we have discussed, the anal fissures.